शेल प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहली चीज, ये एक थिन शेल है। दो किस्म के शेल आएंगे, थिन शेल और थिक शेल, मोटा शेल। ये थिन शेल है, इसकी कोई ज़्यादा थिकनेस नहीं है। तो थिन शेल का पहला रिजल्ट है कि अगर आपके पास थिन शेल के ऊपर चार्ज क्यू है, ये कंडक्टिंग शेल है, इसके इनसाइड अगर आपको ई निकालना है तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली शेल के अंदर ई की वैल्यू क्या होती है? 0। और अगर आपको वी निकालना है तो वी की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट होती है। और कितनी होती है? जितना सरफेस का वी उतना ही अंदर वी। सरफेस के ऊपर वी कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय बड़ा आर। तो इनसाइड भी क्या रहेगा? क्यू बाय बड़ा आर। कई मर्जी पॉइंट ले लो, जो सरफेस का पोटेंशियल है इनसाइड भी एग्जैक्टली सेम है। और ई का फॉर्मूला सरफेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर आपको स्मॉल आर डिस्टेंस दूर बाहर ई निकालना है तो गॉस थ्योरम याद करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय छोटा आर स्क्वायर। और अगर वी निकालना है तो क्यू बाय छोटा आर। कहीं छोटा आर है, कहीं बड़ा आर है, ये चीज नोट कर ली। सरफेस के अंदर, शेल के अंदर बड़ा आर है, सरफेस के ऊपर बड़ा आर है, बाहर निकल गए तो छोटा आर है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो करें स्टार्ट। बस ये फॉर्मूलाज को आज मैं यूज करने वाला हूं शेल थ्योरम्स के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आपको दो शेल्स गिवन है, आपको दो किस्म के क्वेश्चन दिए जाएंगे। वो कहेगा कंसेंट्रिक शेल है, पढ़ना है आपने कंसेंट्रिक शेल है या फिर एक थिक शेल है। थिक शेल कुछ ऐसा होता है, जो थिक शेल है वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, शेडेड दिखेगा, मतलब अंदर मेटल भरा हुआ है। फर्क क्या है? थिक शेल के अंदर चार्ज नहीं हो सकता क्योंकि मेटल के अंदर चार्ज होता ही नहीं, बाहर होगा या बिल्कुल अंदर होगा, इसके बीच में नहीं होगा। तो आपको पढ़ना है क्वेश्चन में। तो मैंने अपना पहला केस क्या लिया? मैंने अपना पहला केस लिया कि आपके पास दो कंसेंट्रिक थिन शेल्स है, सिंपल। और मैंने चार्ज क्या दिया अंदर के शेल को? Q1। ये मैंने दिया, बस इसी को दिया, बाहर वाले को मैंने चार्ज दिया भी नहीं। तो बाय इंडक्शन अगर मैंने इसकी सरफेस पे Q1 चार्ज दिया तो बाय इंडक्शन इसके अंदर की सरफेस पे क्या डेवलप हो जाएगा? -Q1। और बाहर क्या डेवलप हो जाएगा? +Q1। इंडक्शन की प्रॉपर्टी लगेगी, मेटल के कंसेंट्रिक शेल्स हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि इसके आउटर सरफेस का सिग्मा निकालो, सिग्मा का मतलब आउटर चार्ज अपॉन आउटर का सरफेस एरिया 4πb²। और इनर सरफेस का सिग्मा निकालो तो -Q1 डिवाइडेड बाय 4πb²। समझ में आ रहा है? इनर चार्ज कितना है बाय इंडक्शन? -Q, आउटर कितना है? +Q, लेकिन एरिया दोनों का एग्जैक्टली सेम है, तो ये सिग्मा की वैल्यू आ गई। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको क्वेश्चन में ये कहूं कि ये Q1 चार्ज मैंने दिया और आउटर शेल को भी Q2 चार्ज मैंने दिया, ये दिया हुआ है मैंने इसे। अब वो पूछेगा सिग्मा बताओ क्या होगा इनर और आउटर का, इस सरफेस का। तो अब भी इंडक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो अंदर से बाहर लगती है, बाहर से अंदर नहीं लगती। Q2 इंडक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, Q1 बाहर की तरफ कर सकता है। तो ये रूल अभी भी सेम है, -Q1 एंड +Q1, ये अभी भी सेम है। तो अब आउटर सरफेस का सिग्मा बनेगा Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 4πb²। और इनर सरफेस का क्या बनेगा? -Q1 डिवाइडेड बाय 4πb²। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? बिना इंडक्शन के सिग्मा नहीं करना। बिना इंडक्शन ये नहीं बोलना कि सर इसमें तो चार्ज ही नहीं गिवन तो सिग्मा 0। ऐसे कैसे 0? मेटल के स्फेयर्स हैं, तो यहां पर क्या डेवलप हो जाएगी? इंडक्शन। और इंडक्शन के अकॉर्डिंगली अगर ये Q1 है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस डेवलप हो जाते हैं आउटर तरफ। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट। अब मान लो मेरा अगला क्वेश्चन है कि सपोज मैं थिक शेल ले लेता हूं। चलो थिक शेल, पहले ये प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज करो आपके पास एक शेल है जो कि कंडक्टिंग शेल है, और यहां लिख लो ये थिक शेल है, थिक कंडक्टिंग शेल है, थिक कंडक्टिंग शेल है। ठीक है, थिक कंडक्टिंग शेल है। ब्रदर आप एक नया केस ही बना लो यार, इसमें एक लिख ही लो, एक मिनट। इसमें ऐसे लिखो, आपके पास
ऐसे बनाओ, आपके पास एक थिक कंडक्टिंग शेल है, ये लो, सच दैट इसके अंदर मेटल की सरफेस है, ये लो, मैं शेड कर रहा हूं, तो इसके अंदर मेटल की सरफेस है, ये क्या केस है, थिक कंडक्टिंग शेल है, ठीक है। इसका इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, शेल एक है, प्लीज ये कंसेंट्रिक शेल्स नहीं है, ये थिक शेल है कंडक्टर, ठीक है, कर लो, एंड में कर लो, ठीक है। तो इसमें एक चार्ज है यहां पे Q, बस ये मेरा दिया हुआ चार्ज है, Q, ठीक है, बस पॉइंट चार्ज है। वो कहेगा कि सिग्मा निकालो इस शेल का इनर और आउटर सरफेस का, ये चार्ज क्योंकि मैंने दिया तो बाय इंडक्शन यहां पे क्या डेवलप हो जाएगा, -Q, और यहां पे क्या डेवलप होगा, +Q। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, -Q के यहां +Q लगा देंगे, कंडक्टर के अंदर चार्ज स्टे कर ही नहीं सकता। तो अगर मेरा हाथ है तो आधा चार्ज इधर है, -Q इधर है और +Q इधर है, मेरे हाथ के अंदर नहीं होगा, जबकि कंसेंट्रिक शेल्स के ऊपर डेवलप होता है। फर्क है, यही फर्क है, कंसेंट्रिक शेल होता तो यहां भी होता, यहां भी होता, यहां भी होता, यहां भी होता, कंडक्टिंग थिक शेल है तो यहां और सिर्फ यही है। समझ में आ रहा है यहां तक? अब सिग्मा की वैल्यू इस सरफेस की क्या होगी, सिग्मा इनर सरफेस की क्या होगी, -Q डिवाइडेड बाय एरिया, और आउटर सरफेस का सिग्मा क्या होगा, +Q डिवाइडेड बाय एरिया, ऐसे ये होगा। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कैसे करना है समझ में आ रहा है यहां तक? डिफरेंस क्या है? मतलब कंडक्टिंग थिक शेल के अंदर चार्ज मत ले लेना, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। आता ही है एनसीईआरटी में, ऐसा पूछ लेते हैं सिग्मा निकालना। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट, सपोज क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है आपने, ये क्वेश्चन पूरी इस असाइनमेंट का मेन पार्ट है, बस ये समझ में आ गया तो बस ठीक है, सब क्लियर ही है उसके बाद। तो क्वेश्चन है कि अगर आपके पास दो कंसेंट्रिक शेल्स हैं, ध्यान देना है प्लीज, दो कंसेंट्रिक शेल्स हैं, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको ध्यान से देख लो बस। दो कंसेंट्रिक शेल्स हैं, एक को चार्ज मैंने दिया Q1, इसको भी चार्ज मैंने ही दिया Q2, ये दिए हुए चार्जेस हैं, ये इंडक्शन के चार्जेस नहीं हैं।
तो जब इसके ऊपर चार्जेस गए तो इंडक्शन हो गई, Q1 ने या माइनस Q1 पेंसिल से जो है वो इंडक्शन है इस डायग्राम में, माइनस Q1 जनरेट कर दिया और यहाँ पर ऑपोजिट प्लस Q1 जनरेट हो गया, ठीक है। तो चार्जेस समझ में आ गए, Q1 इंडक्शन कर सकता है, Q2 नहीं कर सकता, वो बाहर बैठे हैं। डन। क्वेश्चन है, ध्यान आगे बताओ, पॉइंट नंबर 1 पे E की वैल्यू क्या होगी इन चार्जेस की वजह से, ठीक। E निकालना है। कितने शेल्स हैं? 2। एक एक करके शुरू करते हैं, बोलो। फर्स्ट शेल से पूछो तो क्या E कंट्रीब्यूट करेगा? फर्स्ट शेल कहेगा क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है, तो जो कोई भी पॉइंट मेरे इनसाइड लाई करता है तो मैं उस पर E नहीं लगाता, तो इसका कंट्रीब्यूशन 0। आउटर से पूछो तू क्या करेगा? आउटर भी क्या कहेगा, क्योंकि 1 नंबर पॉइंट मेरे तो अंदर ही लाई करता है तो मेरा कंट्रीब्यूशन भी 0। तो पहला स्टेप क्लियर है, 0 एंड 0, ठीक। डन, आंसर ठीक। पॉइंट नंबर 2 x दूरी पे, फर्स्ट शेल से तो बाहर है, सेकंड शेल के अंदर है, तो शेल नंबर 1 से पूछो तो क्या तू इसमें E में कंट्रीब्यूट करेगा? E की बात हो रही है यहाँ पे, E की, पहले मैं E निकालूंगा फिर मैं V निकालूंगा। तो फर्स्ट नंबर शेल से पूछो क्या तू 2 नंबर पॉइंट पे E कंट्रीब्यूट करेगा? वो कहेगा करूंगा। कैसे? क्योंकि ये पॉइंट मेरे से बाहर लाई करता है। कितना बाहर लाई करता है? x, और मेरा खुद का चार्ज क्या है? Q1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, सही है। शेल नंबर 2 से पूछो, वो कहेगा क्योंकि ये पॉइंट अभी भी मेरे अंदर ही लाई करता है तो मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, तो मेरा कंट्रीब्यूशन 0, सही। पॉइंट मैंने शिफ्ट कर दिया पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 जो है वो दोनों शेल से बाहर निकल गया, दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। फर्स्ट शेल से पूछो तू क्या कंट्रीब्यूट करेगा, तो फर्स्ट शेल कहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर, Q1 बाय y स्क्वायर। शेल नंबर 2 से पूछो, शेल नंबर 2 कहता है कि मेरा अंदर का चार्ज भी करेगा, मेरा बाहर का चार्ज भी करेगा। मेरा अंदर का चार्ज कितना है? माइनस Q1, और दूरी कितनी है इस पॉइंट की? y, तो माइनस Q1 बाय y स्क्वायर। और मेरा बाहर का चार्ज भी करेगा, बाहर का चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2, और दूरी कितनी है? y, तो Q1 प्लस Q2 बाय y स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया? अंदर का स्क्वायर जो है वो तो Q1 चार्ज तो y स्क्वायर कर ही रहा है, इसमें इनसाइड का चार्ज बाय y स्क्वायर और आउटसाइड का चार्ज भी बाय y स्क्वायर, दोनों करेंगे। तो यानी कि कुल मिला के ये चार्ज भी करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा, यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर है? कैलकुलेशन बाद में देखते हैं। तो E कैलकुलेट करना सबको आ गया, चलो V से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे चलते हैं, वापस से पॉइंट नंबर 1 पे V कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट नंबर शेल से पूछो क्या तू V कंट्रीब्यूट करेगा? V तो 0 होता ही नहीं है शेल के अंदर, वो तो करेगा ही करेगा। तो शेल नंबर 1 क्या कहेगा कि क्योंकि ये पॉइंट मेरे इनसाइड लाई करता है तो जितना पोटेंशियल मेरी सरफेस के ऊपर है उतना ही इनसाइड है। सरफेस पे कितना है बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय a, इसका रेडियस क्या है? a, Q1 बाय a। ये स्टेप समझ में आया? इस शेल के सरफेस के ऊपर क्या बनेगा? Q1 बाय a, उतना ही अंदर बनेगा। शेल नंबर 2 से पूछो, शेल नंबर 2 कहता है क्योंकि ये पॉइंट फिर से मेरे अंदर लाई करता है तो मेरे भी सरफेस का पोटेंशियल निकालो, उतना ही अंदर है। अब शेल नंबर 2 की सरफेस पे क्या पोटेंशियल है? सरफेस पे ये भी है और ये भी है, तो एक पोटेंशियल माइनस Q1 लगाएगा। कितना लगाएगा? माइनस Q1 बाय b, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q1 बाय b, क्योंकि रेडियस क्या है इसका? b, और Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय अगेन b। तो शेल नंबर 2 अगर यहां पोटेंशियल लगाएगा तो यहां देखने की जरूरत नहीं है, उसकी सरफेस पे देखो, सरफेस का पोटेंशियल यहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो सरफेस का पोटेंशियल कैसे निकलता है? सरफेस का रेडियस क्या होता है? b, तो आपने इसके नीचे b करना है, इसके नीचे भी b करना है, और इसके लिए Q1 बाय a करना है। क्या ये स्टेप क्लियर है? v कैसे निकला? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर से पोटेंशियल निकालने का रूल क्या है पहले ये समझ लो। पोटेंशियल निकालने का ये रूल है कि अगर ये चार्ज है शेल के ऊपर, इसके अंदर v क्या होगा? कांस्टेंट तो है पर कितना? जितना इसकी सरफेस पे है। सरफेस पे क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R, उतना ही अंदर होगा। ये लो 1 पॉइंट पे Q1 क्या लगाएगा? अब Q1 बाई a माइनस Q1 क्या लगाएगा? ये पॉइंट भी तो अंदर है,
तो इसकी सरफेस पे क्या बनेगा, माइनस क्यू वन बाई बी। इसकी सरफेस, इसका जो रेडियस है वो कितना है, इसका रेडियस b है, तो इसकी सरफेस पे क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू वन बाई बी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन प्लस क्यू टू बाई बी। तो ये लो लिख तो दिया, तीनों हो गया। अभी देख लो क्या पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? पॉइंट शिफ्ट कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 की दूरी कितनी है, x। तो शेल नंबर 1 के बाहर निकल गया ये पॉइंट। शेल नंबर 1 कितना लगाएगा पोटेंशियल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 डिवाइडेड बाय x, बाहर निकल गया x। लेकिन शेल नंबर 2 के लिए ये पॉइंट अभी भी इनसाइड ही है, तो शेल नंबर 2 कहेगा मेरे सरफेस के ऊपर पोटेंशियल निकाल लो, वही यहां ट्रांसफर कर दो। तो सरफेस का क्या है, अभी निकालना था, माइनस क्यू वन बाई बी प्लस क्यू वन प्लस क्यू टू बाई बी। वो देखो माइनस क्यू वन बाई बी, क्यू वन प्लस क्यू टू बाई बी। ये स्टेप समझ में आ रहा है? तो ये आंसर आ गया। अब पॉइंट नंबर 3, दोनों शेल्स कहते हैं कि ये पॉइंट तो बाहर निकल गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 डिवाइडेड बाय y, एक आंसर, माइनस q1 डिवाइडेड बाय y, दूसरा आंसर, q1 प्लस q2 डिवाइडेड बाय y, तीसरा आंसर। क्योंकि ये पॉइंट तो सेंटर से y डिस्टेंस बाहर निकल गया और दोनों शेल के बाहर निकल गया, तो तीनों के लिए y y y आएगा, तो v की वैल्यू भी आ गई। तो समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इसकी कैलकुलेशंस को, हमने पहले e निकाला था, पहले आप इसे चलो सिंप्लीफाई करें, q1 बाई बी, q2 बाई, ये v निकाला था सॉरी, माइनस q1 बाई बी, q1 बाई बी, आपने देखा q1 और माइनस q1 की टर्म कैंसिल हो गई। सिमिलरली अगर आप यहां e देखें, फिर से एक बार माइनस q1 और q1 की टर्म कैंसिल होगी। इवन पोटेंशियल के अंदर देखें, माइनस q1 बाई वाई, q1 बाई वाई की टर्म कैंसिल हो रही है, चेक कर लो। ये पता है क्यों हो रही है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, माइनस q1 और q1 इंडक्शन के चार्जेस से, जहां पोटेंशियल माइनस q1 लगाता है वहीं पर पोटेंशियल q1 भी लगा देता है, तो आपस में दोनों पोटेंशियल्स कैंसिल हो रहे हैं, और E के अंदर भी दोनों E कैंसिल हो रहे हैं। तो इसलिए एक शॉर्टकट है, जब ये शेल्स की वजह से E या V की प्रॉब्लम आए, इंडक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों पंगा लेना, पहले माइनस q1 लो, फिर q1 लो, फिर काटते फिरो, इंडक्शन करेंगे ही नहीं। लेकिन कोई ये कहे सर इंडक्शन होती नहीं, नहीं इंडक्शन होती है, हम शॉर्टकट मारेंगे, इंडक्शन के इफेक्ट्स क्योंकि कैंसिल हो रहे हैं, तो हम इसको छोड़ देंगे। और किस में छोड़ेंगे? सिर्फ इस क्वेश्चन में छोड़ेंगे जिसमें कंसेंट्रिक शेल्स हैं। इसमें नहीं छोड़ेंगे, जिसमें सिग्मा निकालना तो उसमें मत छोड़ देना कि सर ने कहा था कि इंडक्शन छोड़ दो, क्योंकि इंडक्शन छोड़ दो तो इसका तो सिग्मा आएगा ही नहीं। सिग्मा निकालने वाली प्रॉब्लम में तो इंडक्शन लेनी ही है, सिग्मा निकालने वाली प्रॉब्लम में इंडक्शन लेनी ही है। कंसेंट्रिक शेल्स में इंडक्शन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, करो जरा ट्राई। आपके पास 3 चार्जेस हैं और आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 5r/2 पे E और V निकालना है। तो पहला ख्याल ये आएगा, इंडक्शन करूं कि ना करूं? नहीं करना, क्योंकि E और V की प्रॉब्लम में शेल्स में इंडक्शन लगाने का फायदा होगा नहीं। ऐसा नहीं कि होती नहीं, होने के बाद भी सेम आंसर आएगा, पर कैलकुलेशन इजी हो जाएगी बिना इंडक्शन के। तो करें स्टार्ट। ये देखो आंसर तो साथ साथ, सबसे पहले निकालते हैं E। फर्स्ट शेल का चार्ज कितना है, Q1। ध्यान आ गए, फर्स्ट शेल का चार्ज कितना है, Q1, और डिस्टेंस सेंटर से कितना है, x। तो Q1 E लगाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय 5r/2 का होल स्क्वायर। सेकेंड शेल के लिए भी ये पॉइंट बाहर है, तो ये भी लगाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाय 5r/2 का होल स्क्वायर। जो थर्ड शेल है वो यहाँ पे E नहीं लगाएगा, क्योंकि थर्ड शेल के लिए ये पॉइंट इसके इनसाइड है, तो थर्ड शेल का कंट्रीब्यूशन 0। अब V की बात करें, इस पॉइंट पर V क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय 5r/2। इस शेल के लिए ये पॉइंट बाहर है, तो Q2 डिवाइडेड बाय 5r/2। इस शेल के लिए ये पॉइंट इसके अंदर है, थर्ड शेल के तो अंदर ही है, तो थर्ड शेल क्या कहेगा, मेरे सरफेस का पोटेंशियल ट्रांसफर कर दो,
सरफेस का पोटेंशियल क्या है, Q3 डिवाइडेड बाय 3R, वही ट्रांसफर कर दिया इसके इनसाइड आंसर। तो समझ में आ रहा है, पोटेंशियल की प्रॉब्लम में जब कोई पॉइंट इनसाइड होता है ना, तो जो सरफेस का पोटेंशियल है वही अंदर ट्रांसफर कर दो। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। ठीक, आइडिया समझ में आ रहा है। तो लेकिन जैसे अगर आप यहाँ देखें, सेम क्वेश्चन है कि Q1, Q2, Q3 मेरे दिए हुए चार्जेस हैं, मैंने दिए, और क्वेश्चन में क्या आ गया, सिग्मा निकालो। देखो सिग्मा के केस में बिना इंडक्शन के कर मत देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। V और E में चलेगा, सिग्मा में नहीं चलेगा। अगर क्वेश्चन में सिग्मा आ गया, 101% इंडक्शन करनी है, लिखा है मैंने, इंडक्शन करनी है। तो Q1 का माइनस Q1 प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2, सेम चार्ज यहाँ उल्टा हो गया, और प्लस Q1 प्लस Q2। इंडक्शन लगानी आ रही है, यहाँ से शुरू होएगी माइनस Q1, सेम चार्ज यहाँ पर आ गया, इन दोनों का उल्टा यहाँ पे आ गया, और इसका उल्टा यहाँ पे आ गया। अब सिग्मा निकालना है इस सरफेस का, तो आउटर सरफेस का क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 4π3 का स्क्वायर, और इसके अंदर की सरफेस का क्या होगा, माइनस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 4π3R का स्क्वायर। अगर तुम इंडक्शन ना लगाते तुम्हारे सारे चार्जेस गलत हो जाते। तो समझ में आ रहा है, सिग्मा के केस में इंडक्शन हर हालत में लगानी है, और शेल की प्रॉब्लम में जहां कंसेंट्रिक शेल्स हैं वहां छोड़ सकते हो इंडक्शन, तो भी आंसर सेम आएगा। क्लियर है। सपोज क्वेश्चन है जिसमें अर्थिंग लगी होती है। अर्थिंग प्रॉब्लम ऐसी है कि आपको दो शेल दी थी उसने, कह रहे हैं कि एक शेल Q1, एक शेल है जिसका रेडियस R है, और एक शेल है जिसका रेडियस 2R है। ये लो R ले लो, ये R है और ये 2R है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे अर्थिंग की हुई है, अर्थिंग की हुई, आउटर शेल की अर्थिंग है। क्वेश्चन है कि बताओ कितना चार्ज अर्थ में चला गया या अर्थ ने सप्लाई किया, इस फिगर को देखते हुए। एक चीज याद रखना, जिसको अर्थ ने टच कर लिया ना, उसका क्या जीरो हो जाएगा, चार्ज मत बोलना ना, चार्ज जीरो नहीं होता, उसका पोटेंशियल जीरो होता है, भूलना नहीं है। जिसको अर्थ ने टच कर लिया उसका क्या जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो होगा, चार्ज जीरो मत बोलना कभी भी। अब देखो, ये अर्थ को इसने टच कर लिया, इस पॉइंट को, यहां का पोटेंशियल जीरो आना चाहिए। अब मैंने स्टूडेंट से पूछा तेरे को क्या लगता है, वो कहता मेरे को तो ये लगता है कि Q1 है, ये माइनस Q1 है और ये प्लस Q1 है। मैंने कहा बिल्कुल सही, इंडक्शन तो बनती है, सही है। तो मैंने कहा फिर एक काम करते हैं, तो एक काम कर, अर्थ को छोड़, तू बता यहाँ पोटेंशियल कितना है। उसने कहा ये देखो सर, पोटेंशियल है 1/4πε0। Q1 चार्ज 2R डिस्टेंस दूर पोटेंशियल क्या लगाएगा, Q1 डिवाइडेड बाय 2R, माइनस Q1 क्या लगाएगा, माइनस Q1 डिवाइडेड बाय अगेन 2R, और प्लस Q1 क्या लगाएगा, Q1 डिवाइडेड बाय 2R। क्या आंसर जीरो आया, नहीं आया, आंसर जीरो नहीं आया। जबकि इस पॉइंट को किसने टच किया हुआ है, अर्थ ने। तो पोटेंशियल नेट क्या आना चाहिए, जीरो। लो अर्थ आ गई, अर्थ कॉपी पेंसिल लेके आ गई हिसाब करने। अर्थ कहती है देख पोटेंशियल जीरो करना है, किसी को तो उड़ाना पड़ेगा, इन तीनों में से क्या उड़ाऊं। अर्थ सोच रही है कि नेट पोटेंशियल जीरो हो जाए, फैसला हो गया किसको उड़ाना है, इसको उड़ा दो। अगर मैं इसको उड़ा दूं, अर्थ ने कैलकुलेशन की कॉपी पेंसिल लेके, अगर मैं इसको उड़ा दूं तो नेट पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो। तो इनमें से किसे उड़ाऊं, इसको उड़ा दो। अर्थ को पता लग गया, कैलकुलेशन करके देख लिया अर्थ ने पोटेंशियल की, अगर मैं इसको उड़ाऊंगा तो ये दोनों पोटेंशियल आपस में नेट पोटेंशियल यहां पर क्या देंगे, जीरो। तो कितना चार्ज अर्थ ने गायब कर दिया, Q1 उड़ा दिया अर्थ ने, ताकि नेट पोटेंशियल इसके पॉइंट पर क्या आ जाए, जीरो। तो कितना चार्ज चला गया अर्थ में, Q1। ऐसा नहीं कि था, नहीं था, अर्थ ने इसको उड़ा दिया, क्योंकि अर्थ ने जिसको टच किया उसका पोटेंशियल हर हालत में जीरो करना ही है। और जीरो करने का एक ही तरीका है, तुम आखिरी टर्म को उड़ा दो, अंदर के दोनों कि कोई बोलता सर इसको क्यों नहीं उड़ाया, ऐसा टच ही नहीं किया, अर्थ ने बाहर टच किया है तो बाहर का चार्ज आएगा, अंदर का क्यों जाएगा। कोई कहता है ये क्यों नहीं उड़ा, अर्थ ने इसको टच ही नहीं किया, ये क्यों उड़ेगा, ये तो ऐसी हवा में थोड़ा ना उड़ा जाएगा, उड़ेगा। तो आउटर चार्ज को एडजस्ट करना है, तो आउटर चार्ज उड़ गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक, मैं अर्थ में चला गया ताकि नेट पोटेंशियल जीरो आ गया। क्लियर है यहाँ तक कि कैसे सोचना है, अर्थ कैसे सोचती है। जैसे फिर देखो, कोई बात नहीं, एक बार फिर देखो, मान लो क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है मेरे पास दो शेल्स हैं,
मेरे पास दो शेल्स हैं, एक को चार्ज मैंने दिया 2Q, एक को चार्ज मैंने दिया Q, ये मैंने दे दिए, पर अभी मैंने अर्थिंग ऑन नहीं की। जब मैंने अर्थिंग ऑन नहीं की तो मेरी मर्जी है, जो चार्ज दूं मेरी मर्जी, उसको लेना पड़ेगा। अब क्या हुआ, मैंने अर्थ को ऑन कर दिया। अर्थ ऑन करते ही कॉपी पेंसिल लेके बैठ गई। वो कहती है देखो ऐसा है, पहले इसको हटाओ, मेरे को नहीं चाहिए, मैं ये चार्ज अपने हिसाब से रखूंगी ताकि मेरा पोटेंशियल यहां पर क्या आ जाए, 0। तो मैंने कहा तू क्या रखेगी, कहती मुझे नहीं पता, x रखूंगी। 2Q तो ना रखूंगी, रख भी सकती हूं पर पता नहीं, मान लो x रखूंगी ताकि यहां पर पोटेंशियल 0 आ जाए। अच्छा बताओ पोटेंशियल होगा क्या, बताओ इस पॉइंट पर 1/4πε0 बोलो। x चार्ज r डिस्टेंस पे क्या पोटेंशियल लगाएगा, x डिवाइडेड बाय r। ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है कैपिटल Q चार्ज दिया हुआ है मैंने इसे, ये अगर x है तो ये कितना है -x, ये कितना है +x। तो -x चार्ज क्या पोटेंशियल लगाएगा, -x डिवाइडेड बाय 3r। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे जो पोटेंशियल है वो, इसका डिस्टेंस कितना है 3r। तो जितना पोटेंशियल यहां पे होगा तो सरफेस पे होगा, एक ही बात है। और आखिरी चार्ज कितना पोटेंशियल लगाएगा, Q + x डिवाइडेड बाय 3। और नेट पोटेंशियल अर्थ में क्या करना है 0। चेक करना जरा इसमें x क्या आ रहा है, सॉल्व करना, x क्या आ रहा है, -Q/3 सॉल्व करो। तो अर्थ कहती है हटाओ इसे, यहां पर चार्ज क्या होना चाहिए -Q/3 ताकि नेट पोटेंशियल 0। तो ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होनी है कि तुम्हें अगर अर्थ के साथ 2Q चार्ज गिवन भी है, तुम भूल जाओ ये 2Q, अर्थ ने इसको अपने हिसाब से x कर लेना है और फिर ऐसे x करना है ताकि नेट पोटेंशियल क्या हो जाए 0। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि ये प्रॉब्लम कैसे करनी है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने यहाँ पर Q' कर लिया, भाई Q' हो गया, अर्थ ने 2Q हटा दिया, Q' कर लिया, तो यहाँ पर Q है, इंडक्शन नहीं भी लगाओ, लगा भी दोगे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंडक्शन के इफेक्ट तो कैंसिल होने वाले हैं। तो नेट पोटेंशियल यहाँ पर 0 करके देखो, आंसर -Q/3। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें और क्या कैसे रूल लगेंगे। जैसे सपोज ये आपके पास एक क्वेश्चन है, 3 शेल्स हैं और बीच की अर्थिंग है, यहां पे चार्ज मैंने दिया Q, आखिरी में चार्ज मैंने दिया 2Q, बीच में कुछ नहीं दिया, ये बिल्कुल खाली पड़ा है, ठीक है। और मैंने अर्थिंग को ऑन नहीं किया। जैसे मैंने अर्थिंग को ऑन किया, क्वेश्चन है जैसी अर्थिंग को ऑन किया बताओ यहां पे कितना चार्ज आ गया। अब अर्थ का तो एक ही रूल है, जिसको उसने टच किया उसका पोटेंशियल 0 कर देना है। अब 0 करने के चक्कर में अर्थ कहती है मैं यहां पर कितना चार्ज ले आऊंगी Q'। तो मैंने पूछा कि अगर ये Q है तो यहां पर क्या होगा -Q, इंडक्शन तो लगी रही है। पर यहां अर्थ कहती है कि तेरा रूल नहीं चलेगा क्योंकि मैंने टच किया, मेरा ही रूल चलेगा और मेरे हिसाब से चार्ज होगा, तो यहां इंडक्शन मत लगाइए हो, आपका मन करेगा -Q का Q ना। अर्थ अपना रूल लगाती है तो अपना चार्ज इंड्यूस करेगी कितना Q'। तो अर्थ ने Q' कर दिया, Q' का बाय इंडक्शन -Q और यहां पर +Q'। तो यानी कि ये Q की यहां तक इंडक्शन चली, फिर अर्थ का रूल चला, फिर इंडक्शन फिर चली, सही। अब यहां का पोटेंशियल क्या होना चाहिए 0। तो ये पॉइंट कितनी दूरी पे है 2r। तो Q चार्ज यहां पे क्या पोटेंशियल लगाएगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय 2r। -Q क्या लगाएगा -Q डिवाइडेड बाय 2r, प्लस Q' क्या लगाएगा Q' डिवाइडेड बाय 2r। लेकिन ये क्या लगाएंगे क्योंकि ये पॉइंट इनसाइड है इसके, तो जितना सरफेस का पोटेंशियल उतना अंदर पोटेंशियल। सरफेस का पोटेंशियल क्या है -Q'/3r और इस चार्ज का 2Q + Q' डिवाइडेड बाय 3r। नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए 0। इक्वेट करके निकाल लेना, Q' आएगा, लिख लो नॉट फॉर एनसीईआरटी। 3 शेल एनसीईआरटी में नहीं आते, पर फिर भी मैंने बता दिया कि कंपटीशन में अगर आ गया तो क्या करना है। वैसे कम आता है पेपर में, PYQ के अंदर भी देखा नहीं गया अर्थिंग ज़्यादा, ठीक है। पर फिर भी रूल तो रूल ही है, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ रहा है कि अर्थिंग कैसे काम करती है। ये प्रूफ कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं, काटा मार दो, इसे नहीं करना, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कहीं भी काम आएगा एनसीईआरटी से लेके किसी पेपर में, शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, आप अपनी फॉर्मूला रजिस्टर में ओपन कर लें और लिख लें। पहले ये डायग्राम बना लें, फॉर्मूला रजिस्टर में डायग्राम बना लें, Q1 Q2 चार्जेस,
फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर ये दो कंसेंट्रिक शेल्स बनाए, चार्ज Q1 है, Q2 ये मैंने दिया, रेडियस A और B गिवन है, ठीक है, रेडियस A और B गिवन है। बनाओ ये शेल बनाओ, क्या लिखना है बताता हूं। देखो सुन लो क्या लिखना है और क्या समझना है। मान लो मैंने कहा कि ए पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो, ध्यान आगे, ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाई ए, और ये पॉइंट इस शेल के अंदर लाई करता है, तो ये शेल अपने सरफेस का पोटेंशियल ट्रांसफर करेगा, सरफेस का पोटेंशियल क्या, Q2 डिवाइडेड बाई बी, ये स्टेप क्लियर है, ए पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। अच्छा चलो बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, यहाँ का बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, Q1 के लिए 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाई बी, और ऐसे Q2 डिवाइडेड बाई अगेन बी। एक काम करते हैं, दोनों पोटेंशियल्स को माइनस कर दो, VA माइनस VB। नोट करो Q2 चार्ज कैंसिल हो गया, देख रहे हो, ठीक। तो दो शेल्स का पोटेंशियल का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ अंदर के चार्ज पे ही डिपेंड करता है, Q1 बाहर के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, सही है, देख लिया, Q2 गायब हो गया। अब वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि दो शेल्स हैं, अंदर का चार्ज Q1 है, बाहर का Q2 है, तो मैं डराएगा कि मैं ना Q2 चार्ज को ना अर्थ कर दूंगा। अब बोलो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा A और B का, भाई मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तुम अर्थ करो, तुम डबल चार्ज करो, तुम 3 टाइम्स करो, तुम Q2 को हटा दो मेरी तरफ से, तुम 1000 गुना ज्यादा कर दो, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आउटर चार्ज पे डिपेंड करता ही नहीं, तो आंसर विल रिमेन सेम। तो लिख लेना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू शेल्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनर चार्ज ओनली, बस सीधा ऑब्जेक्टिव और रिजल्ट में यूज करना। वो तुम्हें बहुत ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन देगा, मैं Q2 को ऐसा कर दूंगा, जो मर्जी कर लेगा, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ अंदर के चार्ज पे डिपेंड करता है, बात ही खत्म, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आपके पास दो शेल्स हैं, फिर से A और B रेडियस है और चार्ज Q1 Q2 है, और क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, आपने दोनों शेल्स को एक वायर के साथ ज्वाइन कर दिया, एक वायर के साथ ज्वाइन कर दिया। अब चार्ज को रास्ता मिल गया ट्रेवल करने के लिए, चार्ज कहां से कहां मूव करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक मूव करेगा, जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम। जब सेम हो जाएगा तो मूव करना बंद कर देगा।
तो रिजल्ट सुन लो, ज़्यादा कहानी सुनने की जरूरत नहीं है, आगे बेकार है, कुछ नहीं है, लंबा रास्ता है, छोटे रास्ते में बताता हूँ। जब भी तुम दो स्फेयर्स को वायर से कनेक्ट करोगे, अंदर का सारा चार्ज 101% चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव बाहर शिफ्ट हो जाएगा, सारा का सारा उड़ के बाहर चला जाएगा मूव करता हुआ। आप कहोगे सर बाहर से अंदर नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, बाहर से अंदर नहीं आएगा, अंदर से बाहर जाएगा और सारे का सारा जाएगा। होगा क्या, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, अंदर कोई चार्ज ही नहीं बचा, बाहर चार्ज क्या हो गया Q1 प्लस Q2, और ये रेडियस क्या है A, ये क्या है P। ऐसा पता है क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो जब सारा चार्ज चला गया तो बोलो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय B, और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या है, एग्जैक्टली सेम। वो क्यों? क्योंकि अंदर के पास तो चार्ज बचा नहीं, इनसाइड तो चार्ज बचा नहीं, और बाहर वाले शेल ने सारा का सारा पोटेंशियल यहाँ पे ट्रांसफर करना है ताकि कांस्टेंट वैल्यू रहे। तो ये और ये वैल्यू सेम है, तो मैंने क्या बोला, चार्ज सारा इसलिए वहाँ गया ताकि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम, और सेम हो तो गया। तो एक थंब रूल है कि जब भी वायर कनेक्शन होगा अंदर का सारा चार्ज बाहर ही जाएगा, सोचने की भी जरूरत नहीं है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव बाहर उठा के फेंक देना। ठीक है यहाँ तक? तो याद रहेगा यहाँ तक ये रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ठीक है, और ये एक थिक कंडक्टर है, मोटा कंडक्टर है, मेटल का कंडक्टर है। क्वेश्चन है, ये पॉइंट चार्ज है, मेटल के कंडक्टर ने यहाँ -Q और यहाँ +Q कर दी इंडक्शन। यहाँ मत कर देना, अंदर मटेरियल है, मेटल के अंदर चार्ज नहीं होता, अंदर और बाहर ही रखना। क्वेश्चन है x डिस्टेंस पे E निकालो, तो पॉइंट चार्ज E क्या लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। -Q क्या लगाएगा, -Q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, +Q क्या लगाएगा, +Q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। आंसर काट देना जो कटता है, जो आ गया ठीक है। तीनों चार्जेस का लगा, 1 2 3 3 चार्ज का लगा लो आंसर। ठीक, V क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय x, -Q डिवाइडेड बाय x प्लस Q डिवाइडेड बाय x, क्योंकि सभी का डिस्टेंस सेंटर से क्या है, x, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये शेल के बाहर लाई करता है, तो सभी डिस्टेंसेस में क्या आएगा, x। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में सिग्मा आ जाए तो इनर सरफेस का सिग्मा क्या होगा, -Q/4 पाई a स्क्वायर, आउटर में क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई b स्क्वायर। ये आंसर है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या रूल है इसमें, सिग्मा कैसे निकलेगा। हर हालत में इस क्वेश्चन को आना ही आना है किसी ना किसी पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आया स्कूल में, आज स्कूल में आ गया, चलो भवन में आ गया, ये पक्का आता है, ये नीट मेंस एनसीईआरटी सब में आना है। कोई नहीं, अभी बता देता हूँ, शॉर्टकट है, 1 सेकंड में आएगा। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एनसीईआरटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि एक एक्सपेरिमेंट में n छोटे ड्रॉप्स हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं और एक बड़ा ड्रॉप बन जाता है। जो छोटे ड्रॉप है उसका रेडियस छोटा r है मान लो, और हर ड्रॉप का पोटेंशियल v है। कंबाइन होके बड़ा ड्रॉप बन गया, बड़े ड्रॉप का नया पोटेंशियल क्या होगा ये निकालना है। रूल नंबर 1, जब ड्रॉप्स कंबाइन होंगे तो वॉल्यूम इक्वेट करना है। तो मान लो छोटे का रेडियस r है, बड़े का कैपिटल R है, n ड्रॉप्स का वॉल्यूम बड़े के साथ इक्वेट करके ये रेशियो आ गई। तो बड़ा रेडियस आ गया बड़े ड्रॉप का, मैथ्स लगाना है, छोटे ड्रॉप्स का वॉल्यूम बड़े ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल, काटने के बाद ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल V गिवन है। मान लो छोटे ड्रॉप का चार्ज Q है, रेडियस छोटा r है, तो V क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई छोटा r। डन। लेकिन हमने इन चार्जेस को मिला के एक बड़ा ड्रॉप मिलाया, बड़े ड्रॉप का चार्ज एडिटिव है, सारा चार्ज ऐड हो जाएगा और ये चार्ज n टाइम्स हो जाएगा, चार्ज उड़ेगा तो है नहीं, बड़े ड्रॉप में चार्ज सभी छोटे ड्रॉप का चार्ज के इक्वल हो जाएगा, यानी कि n × Q हो गया। बड़े ड्रॉप का रेडियस कैपिटल R है, बड़े ड्रॉप का V क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट NQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R। कैपिटल R वॉल्यूम से निकाल चुके हैं हम, n की पावर 1, n की पावर 1/3, 1 माइनस 1/3 क्या होता है, 2/3, और ये जो बचा ये छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल है V।
तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल क्या है, n की पावर 2/3 इंटू छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल। शॉर्टकट फॉर्मूला रजिस्टर में बना लो, ऐसे बना लो, ये छोटे ड्रॉप्स हैं, n ड्रॉप्स हैं, बड़ा ड्रॉप है, बड़ा ड्रॉप है, इसका पोटेंशियल v है, इसका पोटेंशियल n रेज़ टू पावर 2/3 इंटू v है। ऐसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।